हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का तेजस क्लासेज में स्वागत है। तेजस क्लासेज विच इज़ योर क्लासमेट वेलकम्स टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जैसे कि अगर हम बात करें कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, हिंदी में बोले तो फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता त्रिज्या के बीच की बीच में जो रिलेशन होता है उनके बारे में हमको जानना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए ये अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण इसलिए है क्योंकि इसका बाहरी सतह जो है सो इसको सिल्वर्ड किया हुआ है और अंदर से इसको परावर्तित होगा, इसलिए जो है ये अवतल दर्पण हुआ। अब जैसे देखिए इसमें फोकस दूरी कौन सा हुआ, तो जैसे हम पिछले क्लास में अध्ययन किए थे, पिछले क्लास में पढ़े थे और हम बताए थे कि ये फोकस केंद्र और ये पोल ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है यही फोकस दूरी होती है, और पोल और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वही वक्रता त्रिज्या होती है। तो हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है, और इन दोनों का जो रिलेशन होता है सो फोकस दूरी जो होता है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या कहें तो ये वक्रता त्रिज्या जो होती है सो फोकस दूरी का दुगुनी होती है। अर्थात अगर हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखें अगर हम, तो ये F बराबर r/2, F को हम फोकस से निरूपित करते हैं और R को हम वक्रता त्रिज्या से निरूपित करते हैं। ठीक है, ये r/2F हमको प्रूफ करना है। तो इसके प्रूफ के लिए चलिए हम सबसे पहले अवतल दर्पण लेते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए गोलीय दर्पण का ही ये होता है कि ये इसमें आप कहीं भी गोलीय दर्पण का चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में क्या होता है कि फोकस दूरी जो होती है सो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या जो होती है सो फोकस दूरी की दुगनी होती है। दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो इसको हम इसको जो है सो हम लोग अवतल दर्पण में लेके बनाते हैं, उत्तल दर्पण में भी लेके हम इनको बना सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अवतल दर्पण में हम बनाते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक रे डायग्राम खींचेंगे। ठीक है, रे डायग्राम खींचने के बाद एक बात आपको जानना होगा कि जैसे कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ठीक है, अगर इसमें इमेज बनेगा तो एक न एक किरण हमको मुख्य अक्ष के समांतर गुजारना ही पड़ेगा। तो इसमें एक आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अगर अवतल दर्पण ये हुआ मुख्य अक्ष मेरा, ये जो पीसी वाली रेखा है, ये पीसी वाली जो है सतह, ये हमारी रेखा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, अर्थात मुख्य अक्ष हो गया या प्रधान अक्ष हो गया। तो इसके पैरेलल अगर हम रेखा खींचेंगे और कोई किरण जाएगी तो वह जो है इस दर्पण में परावर्तन के बाद जो है जो फोकस केंद्र से होकर गुजरेगी। ये अवतल दर्पण में ये समझिए बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसके माध्यम से हम तो कोई चित्र ही नहीं बना सकते, मतलब कभी भी अगर मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी और वो दर्पण से परावर्तन के बाद तो वो फोकस दूरी से गुजरेगी ही। और यही उत्तल दर्पण रहता, तो उत्तल दर्पण में अगर ये जाता मुख्य अक्ष के समांतर तो ये ऊपर चला जाता, ये किरण, और ये मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती। ठीक है, तो ये तो अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि ये प्रकाश का जब किरण मुख्य अक्ष से समांतर गुजरती है तो वो परावर्तन के बाद वो जो है सब फोकस होकर गुजरती है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए आप, अगर इस चित्र में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपको एक चीज़ दिखाई देगा कि जैसे कि देखिए हम लोग परावर्तन का नियम पढ़े थे। ठीक है, और परावर्तन के नियम में हम पढ़े थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। जैसे देखिए आप लोग ECP और CO ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये अगर पूरा गोल बनेगा, गोलीय दर्पण है, तो ये तो एक तरफ से एक समझिए तो सर्कल का ये त्रिज्या हुआ, रेडियस हुआ, और ये भी रेडियस हुआ, CP हुआ कि नहीं, और ये CO भी रेडियस हुआ। लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो है ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण। और ये देखिए, और सर्कल का एक प्रॉपर्टीज और होता है कि
सरकम सेंटर अर्थात परिधि पर केंद्र से खींचा गया जो रेखा होता है वो हमेशा सरकम सेंटर पे, सॉरी सरकम सेंटर बोल रहे हैं इसको, पेरीमीटर पे अर्थात परिधि पर हमेशा लंब होता है। ठीक है, जैसे कि ये परिधि हुआ, यहाँ से खींचेंगे तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पे। और ये जो है यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ पे कहीं पे भी खींच जाए वो 90 डिग्री का कोण ही बनाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको सर्कल का दो रूल, हमको दो प्रॉपर्टी जो है सो हमको इसमें समझना पड़ा, जिसके चलते हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। अर्थात अगर मोटा मोटी बात ये समझे कि अगर हम इसको समझना है, अगर इसको हमको सिद्ध करना है कि वक्र त्रिज्या फोकस दूरी की या दुगुनी होती है, तो इसके लिए हमको सर्कल का दो प्रॉपर्टीज को जानकारी रखना होगा। एक कि ये केंद्र से जो परिधि पर खींचा गया जो रेखा होता है वो हमेशा लंब होता है। ठीक है, लंब होता है। और इसमें एक बात और कि जैसे कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण जाती है तो परावर्तित के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, और सर्कल का दूसरा जो है सो ये माने कि सेंटर से जो गुजरती है रेखा, वो सेंटर से जो परिधि पर रेखा गुजरती है वो रेखा जो है सो हमेशा बराबर होती है। ठीक है, तो देखिए अगर इसमें हम गौर से देखें तो ये क्या हो गया, एओ एक आपतित किरण हो गया कि नहीं, एओ आपतित किरण, क्योंकि ये कौन इस पे आ रही है। और देखिए ये वाला जो है ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रूफ करते हैं और ये वाला छोड़ देते हैं तो आपका सारा मेहनत बेकार हो गया, क्योंकि यही एक ऐसा है जिसके माध्यम से हम उसको बता सकते हैं कि ये रेखा जो है इधर जा रही है और परावर्तन के बाद ये इधर जा रही है। नहीं तो इसको क्या पता चलेगा कि ये किधर जा रही है, हो सकता है इधर से इधर जा रही हो। हाँ, तो ये वाला जो साइन है उसको दे देने से उसको पता चल जाएगा कि भाई ये रेखा इधर जा रही है और ये रेखा इधर जा रही है। ठीक, और देखिए ये हम आपको अभी बतेबे किए कि ये जो है वहाँ पर लंब होगा, तो अर्थात ये नॉर्मल हो गया। तो अब देखिए परावर्तन के नियम का जो हम पहला पढ़े थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और फिर देखिए अगर इसमें अगर ये परावर्तन के नियम को फॉलो करेगा तो ये I बराबर R हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो ये कोण बराबर होता है। हाँ, अर्थात इसको हम आपतन कोण को I से निरूपित करते हैं और परावर्तन कोण को R से निरूपित करते हैं। अगर ये वाला प्रॉपर्टी देखें तो ये वाला प्रॉपर्टी से ये कोण और ये कोण बराबर हो गया कि नहीं। ठीक, अब जैसे देखिए कि ये जो है सो मुख्य अक्ष से समांतर है कि नहीं, और ये वाला भी जो है ये मुख्य अक्ष जो है सो इसके माने कि ये वाला जो है सो मुख्य अक्ष के समांतर है कि नहीं। अब जैसे देखिए एकांतर कोण अपने लोग हम पढ़े थे, एकांतर कोण ये आपको 6th या 7th क्लास में ही इसको जानकारी होता है कि अगर कोई रेखा है अगर इसको प्रतिच्छेद करता है तो ये कोण जो है सो ये कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये कोण जो होगा सो इस कोण के बराबर होगा, ये कोण जो होगा सो इस कोण के बराबर होगा, ये कोण जो है सो इस कोण के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये होता है एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण में से जो होता है सो आपको एकांतर कोण से भी यहाँ पे आप देखिए तो ये दोनों तो समांतर है, AO और CP, और ये कोण अगर I है तो ये कोण भी अगर I होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर है कि नहीं। तब देखिए अगर समांतर है, ठीक, अब देखिए अगर त्रिभुज, ठीक है, इसलिए ये I हो जाएगा। अब देखिए इस ट्रायंगल में देखिए, अगर इस ट्रायंगल में आप गौर से देखिएगा AOC, इस ट्रायंगल OCF में देखिए तो देखिए त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो सामने वाली भुजा भी बराबर होगी। अर्थात देखिए ये कोण और ये कोण अगर बराबर है तो इस कोण के सामने वाली ये भुजा और इस कोण के सामने वाली ये भुजा ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, OF बराबर CF। हाँ, तो ये त्रिभुज का जो प्रॉपर्टी होता है कि अगर त्रिभुज जैसे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक तरफ से देखा जाए तो ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज ही हो गया। जैसे देखिए इस कोण और ये कोण दोनों बराबर है। ठीक है, तो अगर ये दोनों कोण बराबर है तो इसके सामने वाली ये भुजा और इसके सामने वाली ये भुजा ये दोनों बराबर होती है। इसी में अगर देखा जाए तो आप देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप ये बना दीजिए CF और O, यहाँ पे O
OF और CF। यहाँ पे सी दीजिए OF और CF। देखिए ये वाला जो कौन है सो ये हो गया, ठीक है। O वाला जो है सो ये हो गया और C वाला जो है सो ये हो गया। तो अगर ये दोनों बराबर है तो ये और ये दोनों बराबर होगा, अर्थात ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो ये त्रिभुज का ये नियम होता है, हाँ, कि ये बराबर हो गया तो ये दोनों बराबर हो गया। अब देखिए ये दोनों जब बराबर हो गया तो अगर मान लीजिए कि अगर ये वाला पोर्शन अगर छोटा रहे, ये वाला पोर्शन अगर हम धीरे धीरे, क्योंकि देखिए धीरे धीरे अगर हम छोटा करें, धीरे धीरे अगर हम इसको फिर यहाँ पे ला लें तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर भी ये बराबर होगा ये वाला। फिर इसको हम यहाँ पे ला लें तो ये और छोटा हो जाएगा, फिर भी ये आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा। एक समय आएगा कि ये रेखा जो है इसी होके गुजरेगी, तो ये वाला जो है इसी पे होके गुजर जाएगी। ये वाला जो रेखा है सो इसी पे होके यहाँ से गुजर जाएगी, यहाँ पे सट जाएगी। तो हम देखते हैं कि ये वाला जो है, ये वाला भुजा सो इसके बराबर हो गया कि नहीं। तुम देखिए हो गया, हाँ, निकट हो तो BF PF हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि वक्ता त्रिज्या जो है इसमें क्या है कि C और P है कि नहीं, C और P। तो और C और P जो है ये वक्ता त्रिज्या है। और अगर हम इसमें देखें तो CP जो है जो किसके बराबर है, तो या तो CF और PF के जोड़ के बराबर है, CF और PF को जोड़। और अभी हम जाने ही हैं कि CF जो है सो PF के बराबर है कि नहीं, CF जो है सो PF के बराबर है। तो CP बराबर बात करें तो PF प्लस PF, अर्थात CP बराबर 2PF। और हम इसको गौर से देखें तो PF ये दूरी है यही तो है फोकस दूरी, और C और P जो है सो ये है क्या, तो ये वक्ता त्रिज्या है, ये वक्ता त्रिज्या है। तो वक्ता त्रिज्या क्या हो गया, तो CP हो गया। तो वक्ता त्रिज्या को हम R से लिखते हैं, और PF जो है इसको फोकस PF ये फोकस दूरी हो गया तो इसको F से निरूपित करते हैं। तो ये क्या हो गया, F बराबर R/2 या R बराबर 2F, ये प्रूफ हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ, मतलब कि अगर हम देखें कि दर्पण कोई भी हो, या अवतल हो या उत्तल हो, दोनों स्थिति में फोकस दूरी जो है सो वक्ता त्रिज्या की आधी होगी, अर्थात वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले हम वीडियो में एक समतल दर्पण से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हो सके तो उत्तल दर्पण में जितने भी रे डायग्राम होता है उनके माध्यम से हम इनके लेकर एक वीडियो बनाएंगे। अगर हमारे ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।